मिडवेस्ट से और बुरी खबरें। पायलटों ने 15,000 फीट पर स्टॉल चेक की एक श्रृंखला करने का प्रयास किया, जिसके बाद एक और हॉकर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरे पास खुद हॉकर विमान में 3,000 घंटे से अधिक का अनुभव है और मैंने वही स्टॉल चेक कई बार किए हैं। ऐसा लगता है और हमें कुछ समय तक पता नहीं चलेगा कि पायलट एक गहरे स्टॉल में चले गए थे जिससे वे उबर नहीं सके। मैंने एक दशक से अधिक समय तक एक कप्तान के रूप में आकर जेट्स का संचालन किया। एक गहरे स्टॉल में एलिवेटर और रडर्स को अशांत हवा द्वारा पूरी तरह से अप्रभावी बना दिया जाता है और स्टॉल से उबरना असंभव हो जाता है। इस कारण से हाकर में एक स्टिक शेकर और एक स्टिक पुशर होता है। ये दुर्घटना के समय मौसम की स्थिति थी। दुर्घटना 16 अक्टूबर 2025 को हुई। पंजीकरण एक्सजेएमआर था, जो मैक्सिकन पंजीकरण है। 3 लोग मारे गए, तीसरा संभवतः मैकेनिक था। 3 प्रलेखित मामले हैं जहां ये स्टॉल चेक दुर्घटनाओं का कारण बने। पहली दुर्घटना सितंबर 2003 में ह्यूस्टन, टेक्सास में एक हॉकर्स 700 में हुई थी। उन्होंने चेक्स 10,000 फीट नीचे शुरू किए थे, जितना उन्हें करना चाहिए था। दूसरी दुर्घटना उटाह में सिर्फ 20 महीने पहले हुई थी और उसमें 2 लोग मारे गए थे। तीसरा हादसा कुछ दिन पहले हुआ जिसमें एक और हॉकर्स शामिल था, लेकिन इसने 3 लोगों की जान ले ली। यहाँ देखिए ज़मीन पर स्टॉल फंक्शनलिटी टेस्ट कैसा दिखता है। हम अंदर जा रहे हैं, ये थोड़ा शोरगुल वाला हो सकता है, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। लेकिन चलिए शुरू कर दें। क्या आपको लगता है कि कोई भी हॉकर्स पायलट, स्टिक शेकर और स्टिक पुशर के बीच का वास्तविक समय जानता है? बिल्कुल नहीं, और उनसे इसकी उम्मीद भी नहीं की जाती क्योंकि यह बदलता रहता है। ये क्यों बदलता है? क्योंकि कोण के हमले की वृद्धि की दर स्टिक शेकर और स्टिक पुशर के बीच के समय को निर्धारित करेगी। आप खुद से पूछ रहे होंगे, और हॉकर पायलटों को असली विमान में स्टॉल चेक क्यों करना पड़ता है? आपके पास इसके लिए सिमुलेटर है ना? खैर, ये सच है, लेकिन एक हॉकर किसी अन्य विमान की तरह नहीं है। अधिकांश जेट विमानों के विपरीत हॉकर्स के पंख गीले होते हैं, अर्थात वे पंखों के अग्रभाग से बर्फ हटाने के लिए टीकेएस तरल का उपयोग करते हैं, बशर्ते वे उपयुक्त गति पर उड़ान भर रहे हों। कोई पूछ सकता है, और हॉकर के पास अन्य जेट्स की तरह गर्म पंख क्यों नहीं है? खैर, इसका उत्तर ये है कि आपको पर्याप्त ब्लीड एयर की आवश्यकता होती है, यानी इंजन से निकाली गई बाईपास एयर, ताकि वह सुरक्षा प्रदान की जा सके, और इंजन से उतनी मात्रा में उत्पन्न नहीं होती है। तो हर 4 साल में विमान के अग्रभागों को हटाना, जांचना और निरीक्षण करना होता है और फिर सेवा करके विमान से पुनः जोड़ना होता है। क्योंकि उन्हें हटा दिया गया था, इसलिए पुनः संलग्न करने के लिए स्टॉल परीक्षणों की एक श्रृंखला का संचालन करना आवश्यक होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टॉल चेतावनी प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है। जब हम स्टॉल परीक्षणों की बात कर रहे हैं, तो हम छोटे सामान्य विमानों की तरह वास्तविक स्टॉल करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम स्टॉल डिटेक्शन उपकरण की कार्यक्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं कभी भी हॉकर्स उड़ाते समय इतना नर्वस नहीं था जितना कि जब मुझे स्टॉल चेक करने होते थे। जब स्टॉल के करीब पहुंचते हैं तो स्टिक शेकर्स सबसे पहले सक्रिय होता है। फिर जब पुशर सक्रिय होता है तो 2 चेतावनी लाइट्स दिखाई देती हैं। स्टिक शेकर इलेक्ट्रिक है, जबकि स्टिक पुशर हाइड्रोलिक है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, 11 सेकंड के लिए स्टिक शेक को नज़रअंदाज किया गया। ऐसा कभी नहीं किया जाता। प्रशिक्षण में हमें स्टिक शेक पर तुरंत रिकवरी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इन हॉकर्स दुर्घटनाओं के साथ एक बार बार होने वाली समस्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लगता है कि समस्या का एक हिस्सा क्या है। प्रशिक्षण में हॉकर्स पायलट केवल स्टिक शेकर्स तक ही प्रशिक्षण लेते हैं, रिकवरी शुरू करने से पहले कभी भी स्टिक पुशर तक नहीं। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से स्टॉल से बचने के बारे में है। क्यों? क्योंकि हॉकर्स की विशेषताएं इतनी ख़राब हैं कि वे चाहते हैं कि आप वास्तविक स्टॉल के पास भी ना जाएं। प्रशिक्षण में, विशेष रूप से सिम्युलेटर में पुनरावर्ती प्रशिक्षण में, हमें पहले संकेत पर स्टिक शेकर से तुरंत उबरने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में भी ऐसा नहीं हो रहा है।
वे अपनी खुद की ट्रेनिंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उड़ान जारी रखते हुए वास्तविक स्टॉल में प्रवेश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो वे सिम्युलेटर में भी अभ्यास करते हैं। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, वो अगर आपके पास स्टिक पुशर है तो आप स्टिक पुशर का प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते? खैर, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। इसका एक हिस्सा ये है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जिस तरह से लिखा और एफए द्वारा अनुमोदित किया गया है, पायलट्स हॉकर जैसे विमान जिनकी वास्तविक स्टॉल रिकवरी विशेषताएं बहुत खराब हैं, उन्हें स्टिक पुशर के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनकी विशेषताएं इतनी खराब होती हैं। ये पूरी तरह से बचाव के बारे में है। यहाँ वास्तविक रिकॉर्डिंग है, मुझे ये पसंद है। ऊंचाई पर ध्यान दें और देखें कि यह कितनी तेजी से नीचे जा रही है। ये पायलट मुसीबत में है। एक्सरे अल्फा जूलियट माइक रोमियो क्लीवलैंड। हम एक स्टॉल रिकवरी सेंटर में हैं। स्टॉल रिकवरी, माफ कीजिए। एक्सरे अल्फा जूलियट माइक रोमियो क्लीवलैंड सेंटर, ऊंचाई बताएं। जब तक हॉकर्स के पायलट वास्तव में सिम्युलेटर में स्टिक पुशर्स का अनुभव करके हॉकर्स के व्यवहारिक विशेषताओं में प्रशिक्षित नहीं हो जाते, उन्हें वास्तविक विमान में उनका अनुभव करने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वे केवल स्टिक शेकर तक ही प्रशिक्षण लेते हैं। हॉकर उड़ान मैनुअल और CAE और फ्लाइट सेफ्टी में सिमुलेटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार क्रू को शेकर्स पर स्टॉल रिकवरी शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पुशर को सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जाती। पुशर को अंतिम उपाय सुरक्षा माना जाता है। तो हमारे पास 3 समस्याओं का समूह है। नंबर 1, पायलट अपने प्रशिक्षण की अनदेखी कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें स्टिक शेकर के पहले संकेत पर तुरंत रिकवरी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। खैर, ऐसा नहीं हो रहा है। वे स्टिक शेकर के आगे विमान को हाथ से उड़ाने की कोशिश जारी रख रहे हैं। यहाँ कुछ पायलट्स एक हाकर 800 XP सिम्युलेटर में हैं। यह लगभग अविश्वसनीय है कि आज के समय में भी पायलट्स को वास्तविक विमान में स्टॉल चेक करने की आवश्यकता होती है। मैंने कभी भी बोइंग, लियरजेट या अन्य किसी विमान में ऐसा नहीं किया है। दूसरी समस्या FAA मार्गदर्शन है। FAA हाकर्स को किसी अन्य जेट विमान की तरह मान रहा है, लेकिन यह किसी अन्य जेट विमान की तरह नहीं है। इसमें गीले पंख हैं, स्पाई हैं, इसमें गर्म पंख नहीं हैं जैसे अधिकांश अन्य जेट विमान में होते हैं। और जब तक वे दिशा निर्देश नहीं बदलते और इसे हर अन्य जेट विमान की तरह मानना बंद नहीं करते, लोग मरते रहेंगे। यहाँ एक टाइम लैप्स क्लिप है जिसमें हाकर विंग्स के अग्रभागों को हटाने के साथ साथ 4 साल 48 महीने की जांच के दौरान कई अन्य वस्तुओं का निरीक्षण किया गया है। और तीसरा, उद्योग प्रथाएं। ऐसा कोई अन्य कॉरपोरेट जेट नहीं है जिसमें पायलटों को स्टॉल चेक करने के लिए वास्तविक विमान को ले जाना पड़ता है। यदि आप यह अनिवार्य करने जा रहे हैं कि पायलट वास्तव में इस प्रकार की जांच करें, तो आपको उन्हें ठीक से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण बदलना होगा। उन्हें वह प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। उन्हें हर दूसरे पायलट की तरह माना जा रहा है जिन्हें यह करना ही नहीं पड़ता, और यह ठीक नहीं है। एक सिमुलेशन से एक बड़े स्टॉल में प्रवेश करने के बाद विमान कैसे व्यवहार कर सकता था? सिमुलेशन के विपरीत अधिकांश गहरे स्टॉल में यह असंभव होगा। नाक को नीचे करने के लिए यह अपेक्षाकृत उसी स्थिर स्थिति में रहेगा। जब मैंने खुद परीक्षण किए एक्सरे अल्फा जूलियट माइक रोमियो क्लीवलैंड सेंटर, मैं हमेशा ठीक हो गया। एक्सरे अल्फा जूलियट माइक रोमियो क्लीवलैंड सेंटर, आप कैसे सुन रहे हैं? स्टिक शेकर्स पर एक्सरे अल्फा जूलियट माइक रोमियो क्लीवलैंड सेंटर। यह निर्धारित करने का एक तरीका कि उन्होंने जल्दी रिकवरी शुरू की थी या नहीं, यह होगा कि CVR रिकॉर्डिंग पर स्टिक शेकर्स कितने समय तक सक्रिय था। क्या आप अपने 1 बजे के करीब 20 मील पर देख सकते हैं? हम एक विमान की तलाश कर रहे हैं, बस देखें कि क्या आप वहां कुछ देख सकते हैं। ये स्टॉल चेक फ्लैप्स ऊपर और फ्लैप्स नीचे करके किए जाते हैं। विमान फ्लैप्स नीचे होने पर अधिक शांत होता है बनिस्बत फ्लैप्स ऊपर होने के। इन पायलटों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान में एक अंतिम टिप्पणी हो सकता है उन्होंने सब कुछ सही किया हो। वे स्टॉल का सामना कर सकते थे। स्टॉल चेतावनी प्रणाली का सामान्य कार्य नहीं हो सकता था, या ये कुछ और हो सकता था। हमें बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।